बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम गुलाम अब्बास फ्रॉम पाक जूनियर कॉलेज। जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है, चैप्टर नंबर 4 में हमारा प्रीवियस लेक्चर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे कंप्लीट हुआ था। आज हम डिस्कस करेंगे लिक्विड क्रिस्टल को। लिक्विड क्रिस्टल में सबसे पहली चीज़ उसका इंट्रोडक्शन देंगे कि लिक्विड क्रिस्टल्स होते क्या हैं और इनको किस साइंटिस्ट ने कब डिस्कवर किया था और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को भी हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली लिक्विड क्रिस्टल का हमारी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, जो हमारी लाइफ के हर एक पहलू में ये जो है रोल प्ले करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लिक्विड क्रिस्टल जो है, सबसे पहले हमारे पास एक लिक्विड कोई भी सब्सटेंस अगर है तो हम कोई भी सॉलिड सब्सटेंस को जैसे ही हम इसको हीट देते हैं, हीट देने से वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में। हीट दे के वो लिक्विड में किस तरह से कन्वर्ट होता है, क्योंकि जो सॉलिड्स होते हैं सॉलिड के अंदर इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं। तो जैसे ही हम हीट देते हैं इसके अंदर ये इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस जो मौजूद हैं ये वीक होना स्टार्ट हो जाती हैं, और यही जो हमारे पास सॉलिड सब्सटेंस है इसके दरमियान ये फोर्सेस जैसे ही वीक होंगी इनके दरमियान डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है, और जितना डिस्टेंस बढ़ता जाता है उतना ये इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस वीक होती जाती हैं, और उसी हिसाब से हमारे पास ये फिजिकल स्टेट्स चेंज होती जाती हैं। तो सॉलिड को हम हीट देते हैं वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस सॉलिड की निस्बत बढ़ जाता है और इसमें इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस वीक हो जाती हैं। और इसी तरह अगर हम इस लिक्विड को मज़ीद हीट देते हैं तो ये लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है गैस में। तो गैसेस जो हमारे पास गैसेस सब्सटेंसेस होते हैं उनमें गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होता है, और इनके दरमियान जो इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस होती हैं वो लिक्विड्स और सॉलिड्स की निस्बत वीक होती हैं। तो इस तरह से हम किसी भी सॉलिड को लिक्विड में फिर उसको गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मतलब अगर आप किसी सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करना चाहते हैं या किसी गैस को सॉलिड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमारे पास मोस्टली ऐसे कंपाउंड हैं जिनको हमें इस नेचर को चेंज करने के लिए लिक्विड से गुजरना पड़ता है। मतलब हम अगर सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करेंगे तो सॉलिड पहले लिक्विड में कन्वर्ट होगा फिर वो गैस में कन्वर्ट होगा। अगर गैस को आप सॉलिडिफाई करना चाहते हैं, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसका टेम्परेचर कम करेंगे, ये बैकवर्ड रिएक्शन होगा। फिर इसका टेम्परेचर कम करेंगे, गैसेस का वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे ही टेम्परेचर कम करते हैं मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। जिस तरह मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होगी मॉलिक्यूल क्लोज आ जाएंगे और उनके दरमियान डिस्टेंस कम हो जाएगा। जिस तरह डिस्टेंस कम होता जाएगा उसी हिसाब से इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस स्ट्रांग होती जाएंगी और उसी हिसाब से उनके दरमियान ये जो नेचर है वो चेंज होती जाएगी। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से फिर वो गैसेस से लिक्विड, लिक्विड से फिर वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम लिक्विड क्रिस्टल की डेफिनेशन को हम देखते हैं। हम इसी कंसेप्ट को सामने रखते हुए लिक्विड क्रिस्टल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे डेफिनेशन है लिक्विड क्रिस्टल की। डेफिनेशन के अंदर है द टर्बिड लिक्विड फेज। टर्बिड का मतलब होता है गदला, मतलब जो प्रॉपर ना लिक्विड हो ना सॉलिड हो, जिसमें कुछ प्रॉपर नेचर मौजूद ना हो। फॉर एग्जांपल इस तरह समझ लें कि आपके पास अगर प्योर वाटर है तो प्योर वाटर में आप थोड़ी सी उसमें मिट्टी डाल देते हैं या उसके अंदर साबुन वगैरह से हाथ धो लेते हैं तो वो गदला पानी हो जाता है। तो इस तरह की एक फेज़ होती है जिसको हम टर्बिड फेज़ का नाम देते हैं। या इस तरह समझ लें जिस तरह मिल्की नेचर के कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें जो सोल्यूशन तैयार करते हैं उसमें मिल्की कलर उसके अंदर आ जाता है, तो हमारे पास टर्बिड फेज़ होती है। द टर्बिड लिक्विड फेज़ ऑफ अ सॉलिड दैट एग्जिस्ट इन बिटवीन टू टेम्परेचर्स। दो टेम्परेचर के दरमियान में ये जो फेज़ है टर्बिड फेज़ ये एग्जिस्ट करती है। तो कौन से टेम्परेचर हो सकते हैं? उनमें से एक मेल्टिंग टेम्परेचर है और दूसरा क्लियरिंग टेम्परेचर होता है। मेल्टिंग टेम्परेचर का मतलब हम किसी चीज़ को मेल्ट करना चाहते हैं तो मेल्ट कौन सी चीज़ों को किया जाता है जो कि सॉलिड होती हैं और जिनको हम लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। या ये समझ लें कि वो सब्सटेंसेस जिनके दरमियान इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस को हम वीक कर रहे हैं, मतलब हम उनको मेल्ट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास सब्सटेंस जो होते हैं उनको सबसे पहले एक मेल्टिंग टेम्परेचर, हम क्योंकि यहाँ पे सॉलिड और लिक्विड गैसेस की बात कर रहे हैं, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो हम टेम्परेचर देंगे वो मेल्टिंग टेम्परेचर होगा, और दूसरा यहाँ पे टेम्परेचर है क्लियरिंग टेम्परेचर। और वो टेम्परेचर जो उसको मुकम्मल तौर पर क्लियर लिक्विड में, प्योर लिक्विड में कन्वर्ट कर देगा वो हमारे पास टेम्परेचर होता है क्लियरिंग टेम्परेचर। तो इसमें इस तरह से हमारे पास एक नेचर होती है। सेम यही कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई किया गया है। देखिए हमने कहा था अगर सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें टेम्परेचर देना पड़ता है। हमारे पास ये सॉलिड सब्सटेंस है और यहाँ पे ये लिक्विड सब्सटेंस है। हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हैं। हम इस सॉलिड की जगह पे
आपकी बुक में यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है क्रिस्टल का, एक ही चीज़ है। अब यहाँ पे सॉलिड का वर्ड लिख लें या क्रिस्टल का वर्ड लिख लें, क्रिस्टल बेसिकली सॉलिड ही होते हैं सारे। अब यहाँ पे हम क्रिस्टल लेते हैं जो कि सॉलिड है, हम उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, उस सॉलिड को या क्रिस्टल को टेम्परेचर देंगे, टेम्परेचर देते जाएंगे। उसको लिक्विड में कन्वर्ट करने से पहले इसके इंटरमीडिएट एक स्टेज आती है जिसको हम लिक्विड क्रिस्टल या टर्बिड फेज का नाम देते हैं। ये जो यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है लिक्विड क्रिस्टल का, ये वो फेज़ है जो सॉलिड और लिक्विड के दरमियान में पाई जाती है। मतलब अगर लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे तब ये हमें इस फेज़ से पास होना पड़ेगा। अगर आप किसी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तब भी हमें इस फेज़ से पास होना पड़ता है। तो ये वो फेज़ है जिसको हम एक और नाम भी देते हैं, यहाँ पे हम इसको इंटरमीडिएट स्टेज का नाम भी देते हैं। मतलब ये स्टेज दरमियान में पाई जाती है। अब या इसको दूसरा नाम यहाँ पे दिया था टर्बिड फेज, ये भी इसको कह सकते हैं। टर्बिड स्टेज होती है जो कि सॉलिड और लिक्विड के दरमियान में पाई जाती है। अगर टेम्परेचर देंगे तो ये स्टेज आएगी लिक्विड क्रिस्टल, मज़ीद टेम्परेचर देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा प्रॉपर क्लियर लिक्विड के अंदर। अब अगर हम इसका टेम्परेचर निकाल लेते हैं, टेम्परेचर कम करेंगे तो लिक्विड जो है वो इस पहले लिक्विड क्रिस्टल में कम होगा, कन्वर्ट होगा। फिर मज़ीद अगर हम टेम्परेचर इसका निकाल लेते हैं वो लिक्विड क्रिस्टल सॉलिडिफाई हो जाता है। इस पॉइंट को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल, अब आइस को अपने माइंड में ले आए कि अगर आपके पास वाटर मौजूद है, हम उसका टेम्परेचर कम करते हैं, उसके अंदर इंटरमोलेकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती जाती हैं और वो जो लिक्विड होता है, सबसे पहली एक स्टेज आती है आइस फॉर्मेशन के दौरान। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास इस तरह आइस है, आइस फॉर्मेशन का प्रोसेस बॉल के अंदर हो रहा है, तो इसमें सबसे पहले जैसे हम इसका टेम्परेचर कम करेंगे, इसमें क्रिस्टल्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। शायद आपने देखा हो कि प्रॉपर सॉलिड, उसका मतलब आइस बनने से पहले ये जो हमारे पास लिक्विड जो कि वाटर है, इसके अंदर एक ऐसी स्टेज आती है जिसमें लिक्विड भी मौजूद होता है और आइस के पार्टिकल्स भी मौजूद होते हैं, आइस क्रिस्टल्स भी, स्मॉल क्रिस्टल्स भी मौजूद होते हैं। तो वो जो स्टेज है जिसमें क्रिस्टल्स भी मौजूद हैं आइस के और इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स भी मौजूद होते हैं, ये वो स्टेज है जिसमें ना प्रॉपर लिक्विड आपको मिलेगा ना प्रॉपर इसके अंदर सॉलिड मिलेगा। तो ये स्टेज लिक्विड क्रिस्टल कहलाते हैं और इसको हम लिक्विड क्रिस्टल का नाम देते हैं। अब इसकी डिस्कवरी है, एक साइंटिस्ट एस्ट्रियन बोटानिस्ट था। एस्ट्रियन बेसिकली एक जो है एरिया का नाम है, तो उसको हम एस्ट्रिया से डिनोट करते हैं। एस्ट्रियन बोटानिस्ट जिसका नाम था फ्रेडरिक रेनिट्ज़र। फ्रेडरिक रेनिट्ज़र ने 1888 में ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया लिक्विड क्रिस्टल का। बेसिकली उस वक्त इसने इसको लिक्विड क्रिस्टल का नाम नहीं दिया था जब इसने अपना जो एक्सपेरिमेंट किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट कर रहा था। अब उसके माइंड में ये जो है फ्रेडरिक रेनिट्ज़र के माइंड में इस तरह का कोई कंसेप्ट नहीं था कि लिक्विड क्रिस्टल्स भी हो सकते हैं, या इससे पहले किसी ने इस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस नहीं करवाया था। तो ये अपने एक्सपेरिमेंट पे लगा हुआ था। इसके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो कि है कोलेस्ट्राइल बेंजोएट। कोलेस्ट्राइल बेंजोएट एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके ऊपर वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था, वो अपना प्रोडक्ट बना रहा था। तो उस वक्त प्रोडक्ट फॉर्मेशन के दौरान जब उसने इस कोलेस्ट्राइल बेंजोएट को हीट किया, क्योंकि एक सॉलिड कंपाउंड है, ये लिक्विड में कन्वर्ट करने से पहले ये बीच में उसने एक ऐसी स्टेज देखी जिसमें वो जो कोलेस्ट्राइल बेंजोएट था, बेसिकली जब वो प्रॉपर लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो क्लियर लिक्विड नज़र आता है उसके अंदर। लेकिन जब उसने इसको टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर इसका बढ़ाता गया, आखिरकार उसने ये देखा कि ये जो कोलेस्ट्राइल बेंजोएट है ये एक ऐसी स्टेज से पास हुआ, जैसे ये मेल्ट हुआ, इसका जो सारे का सारा लिक्विड था, सॉलिड था, वो सारा जब मेल्ट हुआ तो उसमें पहली जो नेचर उसके अंदर क्रिएट हुई वो मिल्की नेचर थी। वो मिल्क की तरह का उसके अंदर जो एक कलर प्रोड्यूस हुआ। तो उसने मज़ीद उसको हीट किया। जब उसने मज़ीद हीट किया तो वो जो मिल्की नेचर थी ऐसा ऐसा ख़त्म होती गई और आखिरकार वो क्लियर प्रॉपर एक लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो उसने इस कोलेस्ट्राइल बेंजोएट को एज एग्जांपल लिया और इसने ये सबसे पहले ये कंसेप्ट हमें इंट्रोड्यूस करवाया। कोलेस्ट्राइल बेंजोएट का फार्मूला होता है C34H50O2। ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, MCQs में पूछा जा सकता है। अब देखें कोलेस्ट्राइल बेंजोएट जो कि एक सॉलिड सब्सटेंस है, जैसे उसने हीट किया, अब देखिए उसका वो टेम्परेचर, सॉलिड सब्सटेंस लेके उसका टेम्परेचर बढ़ाता जा रहा है। जब वो पहुंचा 145 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, वो जो कोलेस्ट्राइल बेंजोएट था वो मेल्ट हो गया और उसी कोलेस्ट्राइल बेंजोएट के अंदर एक मिल्की नेचर नज़र आई जिसको उसने टर्बिड लिक्विड का नाम, टर्बिड फेज का नाम दिया। जब उसने उसका टेम्परेचर मज़ीद वो बढ़ाता गया
वो जब पहुंचा 179 डिग्री सेल्सियस पे, तो वो जो टर्बिड फेज था, जो मिल्की नेचर थी उस कोलेस्ट्रॉल बेंजोइड की, वो ख़त्म होगी और वो जो लिक्विड था कोलेस्ट्रॉल बेंजोइड का वो प्रॉपर क्लियर लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो मतलब ये हुआ जो कोलेस्ट्रॉल बेंजोइड का जो मेल्टिंग टेम्परेचर था जिससे वो मेल्ट हो गया और टर्बिड फेज में कन्वर्ट हुआ, वो टेम्परेचर 145 डिग्री सेल्सियस है। और टर्बिड फेज जो थी क्लियर लिक्विड में कन्वर्ट हुई किस टेम्परेचर पे, 179 पे। वो प्रॉपर जितना भी उसके अंदर उसकी नेचर थी, मिल्क की नेचर, वो सारी की सारी ख़त्म हो गई। तो उसने फिर इसी के ऊपर मज़ीद एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर दिए। फिर साइंटिस्ट को एक मौका मिल गया इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने का कि ये जो हमारे पास सॉलिड्स होते हैं वो लिक्विड में कन्वर्ट होने से पहले उनके अंदर एक ऐसी स्टेज आती है जिसमें या तो वो उनके अंदर क्रिस्टल्स हो सकते हैं या उनकी कोई ना कोई और नेचर हो सकती है, जैसा कि मिल्की नेचर हो सकती है, टर्बिड फेज हम जिसका नाम दे रहे हैं। मतलब वो एक इंटरमीडिएट स्टेज से गुजरते हैं जिसमें ना प्रॉपर लिक्विड होता है ना प्रॉपर सॉलिड होता है। तो दरमियान में उस स्टेज के ऊपर फिर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुए, फिर उसके ऊपर मज़ीद डिस्कशन हुई। फिर बाद में ये बताया गया उस जिसको हम टर्बिड लिक्विड या मिल्की लिक्विड या हम लिक्विड क्रिस्टल का नाम दे रहे हैं, उसके ऊपर मज़ीद जब डिस्कशन हुई तो उसकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन किया गया। तो बाद में ये बताया गया कि ये जो प्रॉपर्टीज़ होती है इस टर्बिड फेज की या लिक्विड क्रिस्टल की, वो प्रॉपर्टीज़ बेसिकली उस लिक्विड क्रिस्टल के अंदर दोनों तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मतलब क्योंकि ये इंटरमीडिएट कंपाउंड बन रहा है ना, जिसके अंदर हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, इसकी भी नेचर मौजूद है और इसकी भी नेचर मौजूद होती है। दोनों की नेचर इस टर्बिड फेज, लिक्विड फेज या लिक्विड क्रिस्टल के अंदर मौजूद होती है। अब इसके अंदर जो है लिक्विड लाइक नेचर भी है इस लिक्विड क्रिस्टल की, और इसके अंदर क्रिस्टल लाइक सॉलिडिफाई जब उसको किया जाता है तब भी उसी स्टेज से हम पास होते हैं। तो मतलब उसकी नेचर लिक्विड भी है और क्रिस्टल की तरह की प्रॉपर्टीज़ भी उसके अंदर पाई जा रही है। तो सबसे पहले हम इन दोनों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे, जिसमें भी लिक्विड अगर नेचर है तो किस तरह की प्रॉपर्टीज़ इस लिक्विड क्रिस्टल्स के अंदर मौजूद हैं जिसकी वजह से हम उसको लिक्विड नेचर का नाम दे रहे हैं। अगर उसके अंदर जो है क्रिस्टल लाइक प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं तो उसके अंदर ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो क्रिस्टल्स के अंदर भी होती हैं और उस लिक्विड क्रिस्टल के अंदर भी पाई जा रही है। तो सबसे पहले हम लिक्विड को रिलेट कर रहे हैं लिक्विड क्रिस्टल के साथ। लिक्विड लाइक प्रॉपर्टीज़ विच आर प्रेजेंट इन द लिक्विड क्रिस्टल, वो प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ पे देखेंगे जो लिक्विड क्रिस्टल में भी मौजूद हैं और वही प्रॉपर्टीज़ लिक्विड के अंदर भी मौजूद होती हैं, जिनमें से एक विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन एंड द फ्लूइडिटी। ये जितने भी टर्म्स हैं ये टर्म्स लिक्विड्स के अंदर भी पाई जाती हैं कि उसके अंदर विस्कोसिटी का प्रोसेस भी होता है कि विस्कस होता है, और फ्लूइडिटी का मतलब क्या होता है कि वो बह सकता है। लिक्विड जितने भी होते हैं वो बह सकते हैं, उनके अंदर एक जो है मूवमेंट का प्रोसेस होता है। रीज़न क्या होती है, क्योंकि उनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान स्पेस होता है, वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो इस वजह से यही नेचर लिक्विड क्रिस्टल के अंदर भी पाई जाती है। अगर हम इसको देखें क्रिस्टल लाइक नेचर के हिसाब से, जो क्रिस्टल्स होते हैं बेसिकली क्रिस्टल क्या होते हैं जिनके अंदर ऑर्डरली अरेंजमेंट होती है, ठीक है ना। और क्रिस्टल्स वो भी होती हैं जिनके अंदर ऑप्टिकल वंस, ऑप्टिकल वंस का मतलब होता है जब उनके ऊपर लाइट पड़ती है तो वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये दोनों नेचर एक क्रिस्टल के अंदर मौजूद होती हैं। लेकिन जब लिक्विड क्रिस्टल को स्टडी किया गया तो लिक्विड क्रिस्टल के अंदर भी लिक्विड लाइक प्रॉपर्टीज़ मौजूद थी। ये प्रॉपर्टीज़ बेसिकली सॉलिड लाइक प्रॉपर्टीज़ मौजूद थी। ये प्रॉपर्टीज़ बेसिकली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर मौजूद होती हैं और यही प्रॉपर्टीज़ लिक्विड क्रिस्टल के अंदर भी देखी गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास लिक्विड क्रिस्टल है उसके अंदर लिक्विड लाइक प्रॉपर्टीज़ भी मौजूद हैं और उसके अंदर सॉलिड लाइक प्रॉपर्टीज़ भी मौजूद होती हैं। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम यहाँ पे ये देखेंगे, ये टू वर्ड्स यहाँ पे मैंने शो किए हैं, एक है आइसोट्रॉपिक, एक है एन आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक बेसिकली वो सब्सटेंस होते हैं जो यहाँ पे एक एग्जांपल हम बल्कि यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ग्रेफाइट का पीस है, ये ग्रेफाइट का पीस जिसमें ग्रेफाइट के जो है एटम्स मौजूद हैं। बेसिकली ये ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट, डायमंड, बिकिबाल्स, ये एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं कार्बन की। अब इनके अंदर ग्रेफाइट के अंदर देखें तो ग्रेफाइट में जो कार्बन एटम्स हैं वो लेयर्ड की फॉर्म में लेयर्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं। मतलब एक लेयर कार्बन की, कार्बन एटम्स इस तरह से लेयर की फॉर्म में होते हैं, फिर इस तरह एक दूसरी लेयर बनती है कार्बन एटम्स की, फिर इस तरह से एक तीसरी लेयर है, इस तरह से लेयर्स पाई जाती हैं। तो अगर हम इस ग्रेफाइट के पीस में से, फॉर एग्जाम्पल ये पीस है ग्रेफाइट का, हम इसमें से करंट को पास करना चाहते हैं। अब करंट को पास अगर आप करते हैं इसको इस तरह हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, इस तरह से अगर आप करंट को पास करते हैं तो इसमें से करंट पास हो जाता है। रीज़न क्या होती है
क्योंकि हमारे पास इस लेयर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, क्योंकि करंट की मूवमेंट के लिए इलेक्ट्रॉन्स का होना लाजमी होता है किसी भी सॉलिड सब्सटेंस में, तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं उस लेयर के अंदर, तो जिसकी वजह से करंट हॉरिजॉन्टली उसमें से पास हो जाता है। अगर आप इसी ग्रेफाइट के पीस में से करंट को पास करते हैं वर्टिकल फॉर्म में, तो इसमें से करंट पास नहीं होता है। रीज़न क्या होती है? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे मौजूद है, वो इस जगह पे मूव कर रही है, तो ये जगह जो है ये फ्री एरिया है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से करंट इस फॉर्म में पास नहीं होगा। तो दो तरह की प्रॉपर्टीज़ हमें नज़र आई कि एक होता है आइसोट्रॉपिक, दूसरा होता है एन आइसोट्रॉपिक। तो हम यहाँ पे वो सब्सटेंस, वो सॉलिड सब्सटेंस को स्टडी करेंगे जो कि आइसोट्रॉपिक हो सकते हैं या फिर एन आइसोट्रॉपिक हो सकते हैं। अब इसमें है ना, एन आइसोट्रॉपिक में हमें लेयर्ड स्ट्रक्चर को स्टडी करना पड़ता है, लेयर्ड की फॉर्म में जो है करंट पास होता है। जैसे कि मैंने ग्रेफाइट के एग्जांपल दी, ग्रेफाइट एक एन आइसोट्रॉपिक सब्सटेंस है, मतलब जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो दोनों तरह के प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, आइसोट्रॉपिक नेचर भी होती है और एन आइसोट्रॉपिक नेचर भी। मतलब ये है कि उनमें से वो कुछ ऐसे क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं जिनमें से लेयर्ड की फॉर्म में करंट गुजरेगा, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें से किसी किस्म की कोई लेयर्स नहीं होती, प्रॉपर किसी भी तरह से उनमें से करंट को गुजारा जा सकता है। तो इसी तरह लेकिन अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को देखते हैं तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जितने भी होते हैं सारे के सारे आइसोट्रॉपिक फॉर्म में पाए जाते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट आ जाती हैं टाइप्स। बेसिकली लिक्विड क्रिस्टल की 3 टाइप्स होती हैं, जिनमें से एक निमेटिक, दूसरी स्मैक्टिक और तीसरी कोलेस्ट्रिक है। तो ये जो हमारे पास ये टाइप्स आती हैं ये डिपेंड करती हैं उसके लिक्विड क्रिस्टल्स की नेचर के ऊपर। बेसिकली जो लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं उनके अंदर रॉड लाइक मॉलिक्यूल्स होते हैं और नॉर्मल लिक्विड जो होते हैं उनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स आर ओरिएंटेड रैंडम डायरेक्शंस, इनमें प्रॉपर कोई डायरेक्शन नहीं होती, इनमें मॉलिक्यूल जो होते हैं किसी भी तरह से आपस में अरेंज हो सकते हैं। जो हमारे पास नॉर्मल लिक्विड होते हैं, नॉर्मल लिक्विड में क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपनी, क्योंकि उनके दरमियान इंटरमोलेकुलर फोर्सेस जो हैं वीक होते हैं और डिस्टेंस ज़्यादा होते हैं, डिस्टेंस के ज़्यादा होने की वजह से मॉलिक्यूल फ्रीली मूव करते हैं, वो किसी भी डायरेक्शन में किसी भी जगह पे जा सकते हैं, उनमें प्रॉपर कोई ओरिएंटेशन नहीं होती। अगर हम यहाँ पे क्रिस्टलाइन सॉलिड को देखते हैं तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो प्रॉपर एक डायरेक्शन में पाए जाते हैं, एक प्रॉपर उनकी अपनी पोजीशन होती है, फिक्स पोजीशन होती है जहाँ पे वो मौजूद होती हैं। तो इस तरह हमारे पास ये 3 टाइप्स हैं जिनमें निमेटिक, स्मैक्टिक एंड कोलेस्ट्रिक। ये जो उनकी टाइप्स हैं इनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट है ये डिपेंड करती है उस सब्सटेंस की नेचर के ऊपर जिसके हम लिक्विड क्रिस्टल को स्टडी कर रहे होते हैं। तो जिनमें से अक्सर ऐसे सब्सटेंस हैं जो 2 तरह के टाइप्स को शो करते हैं, जो कि है निमेटिक एंड स्मैक्टिक। ये 2 टाइप्स हर तरह के लिक्विड क्रिस्टल्स में पाई जाती हैं, लेकिन जो कोलेस्ट्रिक है ये कुछ ऐसे भी क्रिस्टल्स होते हैं जिनमें ये कोलेस्ट्रिक 3rd टाइप मौजूद नहीं होती, ये किसी तरह के कंपाउंड्स में होती है, और कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी होते हैं जिनके अंदर ये टाइप मौजूद नहीं होती। जैसे कि हमने स्टार्ट पे एग्जांपल ली थी कोलेस्ट्रॉइल बेंजोएट की, तो कोलेस्ट्रॉइल बेंजोएट को जब स्टडी किया गया तो कोलेस्ट्रॉइल बेंजोएट के अंदर ये तीनों लेयर्स मौजूद थी। कोलेस्ट्रिक ये वर्ड वहीं से पर ओरिजिनेट किया गया कोलेस्ट्रॉइल से। ये कोलेस्ट्रिक 3rd लेयर कुछ कंपाउंड्स में होती है और कुछ में नहीं होती। इस तरह जो निमेटिक है, निमेटिक में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो प्रॉपर किसी भी ओरिएंटेशन में नहीं होते, तो किसी भी तरह से इनके अंदर जो अरेंजमेंट है वो प्रॉपर कोई अरेंजमेंट नहीं होती, ये किसी भी डायरेक्शंस में मूव करते रहते हैं। जो 2nd टाइप निमेटिक है, निमेटिक के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं अपने आप को एक प्रॉपर डायरेक्शन में अरेंज कर लेते हैं। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की एक फिक्स अपनी पोजीशन होती है और इस तरह से एक लेयर जैसे इस तरह से प्रॉपर एक डायरेक्शन, सारे एक ही डायरेक्शन में पाए जा रहे हैं। लेकिन अगर हम कोलेस्ट्रिक की टाइप को देखते हैं तो इनमें जो स्ट्रक्चर होते हैं वो लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, इनमें डिफरेंट लेयर्स होती हैं। जो मॉलिक्यूल की एक लेयर होगी उसकी अपनी एक डायरेक्शन होगी, दूसरी अगर लेयर बनेगी तो वो अपनी एक डायरेक्शन में पाई जाएगी, तीसरी अगर लेयर बनेगी तो उसकी अपनी एक डायरेक्शन होगी। मतलब डिफरेंट डायरेक्शन में ये जो स्ट्रक्चर है कंप्लीट होता है। इसमें देखिए फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट लेयर, इसमें मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट और है। अगर हम यहाँ पे 2nd लेयर को देखें तो 2nd लेयर के अंदर मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट और है। अगर हम यहाँ पे 3rd लेयर को देखते हैं तो 3rd लेयर के अंदर मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट ऊपर वाले दोनों से डिफरेंट है। अगर यहाँ पे 4th लेयर को देखते हैं तो उसके अंदर जो अरेंजमेंट है वो ऊपर वाली दोनों लेयर से क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो इस तरह से डिफरेंट लेयर्स की फॉर्म में ये स्ट्रक्चर बनता है। तो ये जो अरेंजमेंट होती है, लेयर्ड अरेंजमेंट, ये कोलेस्ट्रिक की टाइप्स के अंदर पाई जाती है। ये आज का हमारा टॉपिक था जिसके अंदर हमने लिक्विड क्रिस्टल के इंट्रोडक्शन देखा।
नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको फिर से डिस्कस करेंगे, इसके यूजेस को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।